स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन निषेचन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप के बारे में, जिसे एग्लूटिनेशन कहा जाता है। हिंदी में फर्टिलाइजेशन की इस पहली स्टेप के लिए समूहन ये शब्द प्रयोग में लिया जाता है। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी के सेकंड पेपर का एक टॉपिक है। इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। उसी टॉपिक का आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन की कंप्लीट प्रोसेस है ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है और उन 4 स्टेप्स में से आज हम फर्स्ट स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। तो वो फर्स्ट स्टेप एग्लूटिनेशन की है। क्या होगा उस एग्लूटिनेशन की स्टेप में, आज के लेक्चर में इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। एग्लूटिनेशन या समूहन का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार होता है। नंबर 1, अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एक्सटर्नल है, जैसा मैंने कल डिस्कस किया था एम्फीबियंस में, फिशेज में, और जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जनरली एक्सटर्नल प्रकार की होती है और वो एक्वेटिक हैबिटेट में, जलीय आवास में संपन्न होती है। तो जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टाइप का है तो भी एग्लूटिनेशन होगा। क्या होगा उस समय? अगर मैं फ्रॉग का एग्जाम्पल लेता हूं तो फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में मैथुन कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है। कॉपुलेशन के बाद मेल फ्रॉग अपने स्पर्म उस पॉन्ड में या जो वाटर बॉडी है उसमें डिस्चार्ज कर देता है। सिमिलरली कॉपुलेशन के दौरान फीमेल फ्रॉग भी अपने जो एग्स हैं, ओवा हैं, उनको उस पॉन्ड में या उस जल स्रोत में डिस्चार्ज या मुक्त कर देती है। उसके बाद ये एग्लूटिनेशन की प्रोसेस होती है। अब क्या होगा एग्लूटिनेशन में?
मेल गैमिट जो स्पर्म है वो फीमेल गैमिट यानी जो एग, ओवा, अंडाणु है उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाएंगे। इसी स्टेप का नाम समूहन एग्लूटिनेशन दिया गया है। इज इट क्लियर? अब क्या होता होगा इसमें, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, वो अभी डिस्कस करेंगे। तो एक तो बात की मैंने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की कि जब भी बाह्य निषेचन होता है तो फर्टिलाइजेशन के समय पहला स्टेप एग्लूटिनेशन समूहन का होता है। और क्या होगा इसमें, मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर अपने अपने गैमेट उस वाटर सोर्स जो है या जो पॉन्ड है, रिवर है, उसमें अपने गैमिट डिस्चार्ज करते हैं। और फिर मेल गैमिट फीमेल गैमिट के चारों ओर यानी स्पर्म ओवम के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं या उसके चारों ओर चिपक जाते हैं। इसी को हम एग्लूटिनेशन कहेंगे। ओके, लेकिन जब मैं बात करता हूं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, आंतरिक निषेचन की, हम पक्षियों में ऐसा देख सकते हैं, मैमल्स में, स्तनधारियों में ऐसा देख सकते हैं। तो कल भी मैंने डिस्कस किया था कि जब किसी जंतु में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक निषेचन होता है, तो वो निषेचन हमने कहा था कि युग्मकों के संलयन की क्रिया जो फीमेल पार्टनर है, फीमेल मेंबर जो है, उसके प्रजनन तंत्र का एक भाग हम कल डिस्कस कर रहे थे, फैलोपियन ट्यूब, वहां पर ये युग्मक संलयन होता है। तो जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो वहां एक इवेंट कल डिस्कस किया था हमने, इनसेमिनेशन, हिंदी में उसे हमने कहा था इंसेमिनेशन को वीर्य सेचन। तो मेल जो मेंबर है, पार्टनर है, वो शुक्राणुओं को फीमेल पार्टनर की वेजिनल ट्रैक जो है, योनि पथ जो है या जो योनि मार्ग है, वहां पर पहुंचाता है, डिस्चार्ज करता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऐसा नहीं होगा वीर्य सेचन, ये क्रिया केवल इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होगी। और फिर स्पर्म, ऐसा ह्यूमन की बात करें, मानव की, तो मानव में वीर्य सेचन के समय मेल पार्टनर जो है वो फीमेल की वेजिनल ट्रैक में लगभग 300 मिलियन शुक्राणुओं को मुक्त करता है। इज दैट क्लियर? तो खूब सारे शुक्राणु मुक्त हुए और अब इन्हें पहुंचना है फैलोपियन ट्यूब तक, क्योंकि अंडाणु कहां है? फैलोपियन ट्यूब में। तो ये सब शुक्राणु गति करते हैं और इनकी गति जो हो रही है वो गर्भाशय जो है, यूटेरस है, वहां पेशियां हैं, उनमें संकुचन होते हैं, उनके कारण ये गति होती है। लेकिन फैलोपियन ट्यूब तक केवल और केवल 100 स्पर्म ही पहुंचते हैं। तो डिस्चार्ज तो कितने हुए थे? अप्रोक्सीमेटली एक बार इंसेमिनेशन में 300 मिलियन स्पर्म वेजिनल ट्रैक में डिस्चार्ज हुए, लेकिन फैलोपियन ट्यूब तक
100 स्पर्म 100 स्पर्म्स ही पहुंचते हैं। तो बाकी के क्या है कि जो वेजिनल ट्रैक है, एक तो वो एसिडिक मीडियम का है, पीएच उसका 7 से कम है, तो स्पर्म सरवाइव नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ स्पर्म एसिडिक एनवायरमेंट के कारण वेजिनल ट्रैक के डेड हो जाते हैं। दूसरा, उस वेजिनल ट्रैक में, यूटेरस में एपिथेलियल जो सेल्स हैं वो फैगोसाइटिक हैं, वो कुछ स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा, इसलिए 100 स्पर्म ही वहां तक पहुंचते हैं। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन की मैंने बात की। देखो, मेरा बात करने का सीधा सा अर्थ है, एग्लूटिनेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के समय पर भी होगा, और जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तब भी एग्लूटिनेशन की प्रोसेस होगी। तो ये कॉमन स्टेप है, चाहे आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की स्टडी कर रहे हो, चाहे आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन की स्टडी कर रहे हो। और क्या होगा एग्लूटिनेशन में? स्पर्म ओवम के चारों ओर जाकर चिपक जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। अब इस एग्लूटिनेशन की प्रोसेस में हमने बात की कि देखो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में तो क्या है, एक सिंगल ओवा, ह्यूमन की बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 डेज का, और जनरली एक ही ओवम डिस्चार्ज होता है। तो इस एक ओवम के चारों ओर 100 स्पर्म जाकर चिपक गए, उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए, ये एग्लूटिनेशन है। एक्सटर्नल में खूब सारे स्पर्म हैं, खूब सारे ओवा हैं, तो ये स्पर्म अपने ओवा के चारों ओर इकट्ठे हो जाएंगे, उसको एग्लूटिनेशन कहेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, फर्टिलाइजेशन की जो मैं बात कर रहा हूं, फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज स्पीशीज स्पेसिफिक। अगर मैं हिंदी में कहूं तो निषेचन जो है वो जाति विशिष्ट प्रक्रिया है। क्या मतलब है इसका? कि स्पर्म अपनी ही जाति के ओवा को फर्टिलाइज करे, यानी निषेचन की क्रिया एक ही प्रजाति के स्पर्म और ओवा के बीच होनी चाहिए। तो इसे एंश्योर कौन करे? ऐसा क्या है जो ये डिटरमाइन करे कि फर्टिलाइजेशन स्पीशीज स्पेसिफिक हो? और ये एंश्योर करने का काम इस पहले स्टेप का है, एग्लूटिनेशन, समूहन का। मतलब जब समूहन की प्रक्रिया होगी, आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल में एग्लूटिनेशन ज्यादा जरूरी है। क्यों? कि जिस एक्वेटिक एनवायरमेंट में स्पर्म और ओवा डिस्चार्ज किए, मान लो फ्रॉग ने, तो वहां तो किसी और स्पीशीज के स्पर्म और ओवा भी होंगे। तो एग्लूटिनेशन के समय स्पर्म अपनी ही स्पीशीज के ओवा के चारों ओर चिपके या एकत्रित हो, यह जरूरी है। और यही जरूरी चीज ये डिटरमाइन करेगी कि फर्टिलाइजेशन जाति विशिष्ट हो। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, इसे डिसाइड करने का काम इस कंसेप्ट पर डिपेंड करता है। क्या है ये कंसेप्ट? थोड़ा डिटेल समझेंगे इस कंसेप्ट को। मैंने नाम लिखा है फर्टिलिजिन एंटी फर्टिलिजिन इंटरैक्शन। समझते हैं क्या है? तो यहां पर दो प्रकार के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। एक का नाम है फर्टिलिजिन
लिजीन, दूसरे मॉलिक्यूल का नाम है एंटी फर्टिलिजीन। यानी इन दो मॉलिक्यूल की अंतःक्रिया, इंटरएक्शन, ये डिटरमाइन करेगी एग्लूटिनेशन को या फर्टिलाइजेशन। एक जाति विशिष्ट प्रक्रिया है इसको। तो क्या होता है इसमें, थोड़ा समझते हैं। बात कर रहा हूं मैं ओवा की, एग की, फीमेल गैमिट की। तो जो मादा युग्मक हैं, जो फीमेल गैमिट हैं, उस फीमेल गैमिट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहां पर एक विशिष्ट प्रकार का क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है। यानी ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है मैं बात कर रहा हूं, वो प्रेजेंट है ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, या जो मादा युग्मक है उसकी सरफेस पर, और उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम दिया फर्टिलिजीन। ऐसा ही एक ग्लाइकोप्रोटीन जो मेल गैमिट है आपका, स्पर्म, शुक्राणु, उसके शीर्ष पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पर प्रेजेंट है। यह भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है। इस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम दिया एंटी फर्टिलिजीन। तो फर्टिलिजीन तो वो ग्लाइकोप्रोटीन है जो किसकी सरफेस पर प्रेजेंट है, ओवम की। एंटी फर्टिलिजीन वो ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्रेजेंट है स्पर्म के हेड वाले पार्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। इज दैट क्लियर? अब ग्लाइकोप्रोटीन एक्चुअल में होते क्या, देखो नाम से पूछो क्या है। किस ग्लाइकोप्रोटीन के कंपोजिशन में, संगठन देखें, एमिनो एसिड्स होने चाहिए, प्रोटीन है, और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, मतलब ओलिगोसैकेराइड। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर देखूं तो एक ग्लाइकोप्रोटीन के कंपोजिशन में एक तो होगा आपके कार्बोहाइड्रेट का पार्ट, जो वास्तव में एक ऑलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड शुगर है, और साथ में कुछ एमिनो एसिड्स यानी पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी हुई है। इस तरह से ये ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं। अगर हम अलग अलग स्पीशीज के ओवा के फर्टिलिजीन की स्ट्रक्चर देखें तो हम देखते हैं कि एक स्पीशीज का फर्टिलिजीन दूसरी स्पीशीज के फर्टिलिजीन से अलग है। किस बेसिस पर कि ये एक दूसरे से अलग हैं? इस बेसिस पर कि इनके ओलिगोसैकेराइड्स अलग अलग टाइप के हैं। यानी जो शुगर मॉलिक्यूल हैं ग्लाइकोप्रोटीन में या फर्टिलिजीन में, वो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करेगा। यानी एक प्रजाति का फर्टिलिजीन दूसरी प्रजाति के फर्टिलिजीन से बिल्कुल अलग होगा। और वो अलग किस कारण है? क्योंकि इनके ओलिगोसैकेराइड अलग अलग प्रकृति के होते हैं। ऐसी की ऐसी स्ट्रक्चर एंटी फर्टिलिजीन की भी है। अब जब ये एग्लूटिनेशन होगा, समूहन तभी होगा, यानी शुक्राणु अंडाणु के चारों ओर तभी एकत्रित होंगे जब फर्टिलिजीन अंतःक्रिया करे एंटी फर्टिलिजीन से। और ये जो क्रिया है फर्टिलिजीन की और एंटी फर्टिलिजीन की, ये प्रोसेस, ये इंटरएक्शन लॉक एंड की मैनर में होती है। जिस तरह एक पर्टिकुलर ताले की एक पर्टिकुलर चाबी होती है और वो ताला उसी चाबी से खुलता है, तो वैसे ही एक पर्टिकुलर स्पीशीज का फर्टिलिजीन
अपनी ही प्रजाति के एंटी फर्टिलिजिन के साथ इंटरैक्ट करता है, यानी कंप्लीमेंट्री नेचर के, संपूरक प्रकृति के हैं, तो ये एक ही स्पीशीज के होंगे फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन, तो ही इंटरेक्शन होगी। और इस प्रकार ये फर्टिलिजिन एंटी फर्टिलिजिन की इंटरेक्शन एंश्योर करती है कि शुक्राणु अपनी ही प्रजाति के अंडाणु के चारों ओर समूहन करे, चिपक जाए, इकट्ठे हो जाए, तो एग्लूटिनेशन हुआ। तो यहां पर इस कंसेप्ट ने, इस इंटरेक्शन ने एंश्योर किया कि फर्टिलाइजेशन स्पीशीज स्पेसिफिक होना चाहिए, और होता है इस कारण से। ओके, तो एग्लूटिनेशन में ये चीज हमने डिस्कस की। तो अगर इंटरनल है तो भी स्पर्म 100 पहुंचे, मानव की बात की थी, और जाकर चारों ओर एक आवरण होता है कोरोना रेडिएटा का, अंडाणु के, वहां जाकर ये शुक्राणु चिपक जाते हैं। इसी तरह अगर एक्सटर्नल है तो अगर सी अर्चिन की बात करें, इकाइनोडर्म्स की, तो उनके चारों ओर एक जेली एनवेलप होता है, तो ये शुक्राणु उस जेली एनवेलप के चारों ओर जाकर चिपक जाते हैं। तो ये एग्लूटिनेशन के बारे में बात की और डिस्कस किया फर्टिलिजिन एंटी फर्टिलिजिन इंटरेक्शन को। तो यहां तक तो आपको समझ में आया। अब जब अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें, ह्यूमन की बात कर ले, तो एक प्रोसेस और है, एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं, और उस प्रोसेस का नाम मैं डिस्कस कर रहा हूं कैपेसिटेशन। हिंदी में इसे हम योग्यता अर्जन के नाम से जानते। क्या है पहले तो ये समझते हैं कि जब इनसेमिनेशन की क्रिया हुई, वीर्य सेचन हुआ, मेल पार्टनर ने स्पर्म वेजिनल ट्रैक में डिस्चार्ज किए, 300 मिलियन बात की थी मैंने। तो जब ये वेजिनल ट्रैक में डिस्चार्ज हुए हैं तो इनमें अभी तक ओवम को फर्टिलाइज करने की कैपेबिलिटी नहीं है। मतलब अभी तक ये स्पर्म जो वेजिनल ट्रैक में डिस्चार्ज हुए हैं उनमें अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता नहीं है। तो जब ये वेजिनल ट्रैक से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे तो ये क्षमता इनमें विकसित होगी, ये इस कैपेसिटी को रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके और ओवा को फर्टिलाइज कर सके। इसको हम कैपेसिटेशन, योग्यता अर्जन के नाम से जानते हैं। तो जब तक ये वहां पहुंचेंगे नहीं, इनमें ये कैपेसिटी नहीं आएगी कि स्टेप नंबर 2 हो, जिसका नाम है एक्रोसोमल रिएक्शन। तो ये केवल इंटरनल की बात की है मैंने, मैमल्स की। जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है उन स्पर्म को कैपेसिटेशन की कोई जरूरत नहीं है, उनमें योग्यता अर्जन की क्रिया नहीं होती। ये केवल और केवल इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए होने वाली एक प्रक्रिया है। तो क्या होता है कैपेसिटेशन में कि शुक्राणु ये कैपेसिटी या ये क्षमता हासिल करते हैं कि वे अंडाणुओं को निषेचित कर पाए। तो कल डिस्कस करेंगे कैपेसिटेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसे बदलती है, और क्या स्पर्म के केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।